वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिंटर फंक्शन एंड दूसरा स्कैनर फंक्शन। नाम सुना होगा आपने, सी पढ़ रहे हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, मोस्टली हमारा यूज होने वाला जो फंक्शन है, मोस्टली लगभग आप हर प्रोग्राम में यूज करते हैं स्कैनर एंड प्रिंटर फंक्शन। तो उसी को हम देखने वाले हैं कि प्रिंटर फंक्शन क्या है, स्कैनर फंक्शन क्या है, कैसे यूज करते हैं और इसका डिक्लेरेशन पार्ट क्या होता है। ऐसे हम सारी चीजें इसके बारे में जानने वाले हैं। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हम अभी जो हम सी पढ़ रहे हैं उसमें हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा प्रैक्टिकल बेस सारा होने वाला है। जब हम किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके हम प्रोग्राम लिखेंगे तो सारे प्रोग्राम में आपका क्या यूज होने वाला है, प्रिंटर और स्कैनर फंक्शन लगभग आपका यूज होता है। तो इसलिए जानना जरूरी होता है कि प्रिंटर फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे आर्गुमेंट पास करते हैं, क्या होता है ये ना, काम कैसे करता है ये, स्कैनर फंक्शन क्या होता है, कैसे आर्गुमेंट देते हैं, ये सारी चीजें हमें जानना जरूरी होता है प्रिंटर और स्कैनर फंक्शन के बारे में। हालांकि आपके तो बहुत सारे फंक्शन है जो जानना बहुत जरूरी है, लेकिन जब सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला वो आपका ये जो फंक्शन है आपका, ठीक है। तो इसी को हम आज देखते हैं कि क्या है। देखिए, प्रिंटर और स्कैनर फंक्शन में बता दूं पहले आपको कि ये दोनों इनबिल्ट फंक्शन है, बने बनाए फंक्शन है। इससे आपको कंसर्न नहीं है कि आप कहाँ है इसका एक्चुअल फंक्शन, मतलब डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, कहाँ डिक्लेरेशन पार्ट पढ़ा हुआ है। केवल हमें इसे यूज करना है जो हमारे सी प्रोवाइड करवाती है, बनी बनाई फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन से बोलते हैं, जो सी प्रोवाइड करवाती है। ऐसे सी, देखिए सी तो आपके बहुत लगभग हजारों की संख्या में सी इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करवाती है। आपके इनबिल्ट फंक्शन है जो हजारों की संख्या में सी लैंग्वेज में। लेकिन अब सबको हम एक एक करके देखेंगे क्या है कैसे है, लेकिन हम आज के लेक्चर के लिए ही देखने वाले हैं प्रिंटर का फंक्शन कैसे काम करता है ना। देखिए, प्रिंटर फंक्शन क्या है। प्रिंटर फंक्शन होता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा, कोई भी स्टेटमेंट आप क्या कराना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, ऐसा आउटपुट लेना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रिंटर फंक्शन यूज करते हैं। स्कैनर फंक्शन क्या करता है, स्कैनर फंक्शन हम क्या करते हैं कि हम यूजर से इनपुट लेना है ऑन द कंसोल, तो हम क्या करते हैं कि स्कैनर फंक्शन यूज करते हैं। सिंपल कैसे, देखिए हमने एक प्रोग्राम बनाया अपने सी लैंग्वेज में कि एक एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन गैदर करना है और उसे प्रिंट कराना, शो कराना है। कैसे कराएंगे, देखिए पहले तो हमारे पास दो स्टेटमेंट होना चाहिए कि हम एम्प्लॉय को बताएं कि आप ये इंटर करें, दूसरा वो इंटर करें तो कहीं स्टोर करें। ऐसे आप क्या करेंगे कि जैसे हमने एक स्टेटमेंट डाला अपने प्रोग्राम में कि प्लीज इंटर योर नेम, ठीक है, प्लीज इंटर योर नेम। ये हमने एक स्टेटमेंट डाला जो प्रिंट होके यूजर के सामने आने वाली है। यूजर को समझ में आ जाएगा कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन देना है, कुछ पास कराना है, इसे कुछ टाइप करना है। तो वहां पे उसे मैसेज, हमने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि इंटर प्लीज योर नेम है ना। तो वो क्या करेगा, यूजर को समझ में आ जाएगा, पढ़ा है तो पढ़ेगा, मतलब तो उसे समझ में आ जाएगा कि हमने नेम, अपना नाम इंटर करा है। देन उससे हमने दोबारा पूछा, दूसरे स्टेटमेंट में दूसरे लाइन हमने पूछा प्लीज इंटर योर इनरोलमेंट नंबर, इंटर योर मोबाइल नंबर, इंटर योर समथिंग एल्स ना, जो भी हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम में हम इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, हम उससे कुछ स्टेटमेंट दिखा दे रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना नाम इंटर करेंगे, दूसरा हम उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेना भी चाह रहे हैं, यानी हम आउटपुट भी दे रहे हैं और इनपुट भी ले रहे हैं। ये दो काम हमारा टर्न होता है किसके थ्रू, प्रिंटर और स्कैनर के थ्रू। जो इनपुट वाला पार्ट है, जो हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं, वो हमारा कौन सा काम करता है, स्कैनर काम करता है। जो हम यूजर को शो करा रहे हैं, आउटपुट दिखा रहे हैं, हालांकि यूजर हमेशा आप यूजर से नहीं शो कराएंगे, अपने कन्वीनियंट के लिए हम प्रोग्राम ऐसे लिखेंगे कि हमें भी दिखाई दे ना। तो क्या करता है, आउटपुट बेसिकली कुछ भी मान लो कि आउटपुट लेना है हमें, सबसे पहले कुछ भी आउटपुट दिखाना है तो हम क्या यूज करेंगे, प्रिंटर फंक्शन यूज करेंगे। प्रिंटर मतलब प्रिंट कर दो ऑन द कंसोल। अब कंसोल क्या है कि सपोज आपने एक प्रोग्राम लिखा, रन करा, और रन होने के बाद में जो आउटपुट वाली विंडो आती है ना, जो आउटपुट वाला जो बॉक्स आता है आपका, उसे बोलते हैं कंसोल विंडो, ठीक है, कंसोल विंडो। और जहां से आप टाइप करते हैं उसे एडिटर बोलते हैं, आप कहीं भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन उसका जो फाइनल आउटपुट वाला विंडो आपका खुल के आता है ना, उसे हम बोलते हैं कंसोल विंडो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या है, कैसे प्रोटोटाइप, कैसे हम आर्गुमेंट वगैरह कैसे पास कराते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देख लेते हैं। पहले मैं एक छोटा सा काम करता हूँ कि
एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ना। उसके बाद में इस प्रोग्राम के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे कैसे काम कर रहा है, क्या है इसकी चीज, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे काम कर रहा है ना। डिक्लेरेशन पार्ट क्या होता है, आर्गुमेंट इसे कैसे पास करते हैं, और आर्गुमेंट कौन कौन से आर्गुमेंट पास करते हैं ना, इसका डेफिनेशन कहाँ पे मौजूद है, हेडर फाइल इसके क्या है, ये सारी चीजें हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देता हूँ, उसी के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पता है इस प्रोग्राम लिखने से पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है, हेडर फाइल डालना पड़ता है, हेडर फाइल लिखना पड़ता है। तो हेडर फाइल से शुरू करते हैं, हैज इंक्लूड studio.h। ये अभी क्या है कि हम ये भी देखेंगे कि हम studio.h हेडर फाइल क्यों यूज किए हैं और क्या मतलब है इसका यूज करने का, अभी इसी प्रोग्राम में हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मेन, देन इंट आई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे हमने प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करा है, प्लीज इंटर नंबर, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैंने डाल दी। उसके बाद में इस काइंड ऑफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ आई, फिर हमने क्या किया, प्रिंट ऑफ योर नंबर इज परसेंटेज डी आई, ठीक है। यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। ये रहा छोटा सा प्रोग्राम जो मैंने लिखा। अब इसी प्रोग्राम के थ्रू हम प्रिंट ऑफ इसके सारे फंक्शन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे हैज इंक्लूड, इतना बात तो आप जानते हैं, प्री प्रोसेसर है, ठीक है। प्री प्रोसेसर जो कंपाइल मतलब कंपाइलर से फिर पहले चल जाता है आपका। अगर ये चीजें आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी, तो इसके प्रीवियस के लेक्चर देख लें, उसमें मैंने सारी चीजें बताई कि प्रोसेस जो पूरा है कंपाइलेशन का, एग्जीक्यूशन का, पूरा प्रोसेस मैंने मतलब अच्छे से बताया हुआ, आप जाके वो देख लें, तो ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में, कोई दिक्कत ना हो। अगर नहीं दिख जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अच्छे से समझने ही वाले हैं, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप देख लें एक बार जरूर, ठीक है। ये इतना पार्ट है आपका प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या है आपका, जो कंपाइलेशन प्रोसेस से भी पहले चल जाता है, मतलब सॉरी कंपाइलर्स चलने से पहले ही चल जाता है आपका प्री प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने क्या किया, studio.h फाइल एड की, हेडर फाइल। इसे ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे प्रिंटफ और इसका ना फंक्शन है, इसका जो डिक्लेरेशन पार्ट है, जो प्रोटोटाइप है, वो कहाँ पे मौजूद है आपका studio.h फाइल में। इसलिए हमें क्या करना पड़ा कि यहाँ पे देखिए प्रिंटफ और फंक्शन, प्रिंटफ और इसका फंक्शन में यूज करना है, तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है पहले कि हम ये चीजें हम अपने प्रोग्राम में यूज करने जा रहे हैं, उसे डिक्लेयर करके बताना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन पार्ट, ठीक है। हम कंपाइलर को पहले बता देते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कि हम ये चीजें यूज करने जा रहे हैं, ताकि कंपाइलर को समझ आ जाए कि इस प्रोग्राम में ये चीजें यूज होंगी, उसी हिसाब से वो अपने कोड को एक्सटेंड कर रहा है। तो हमने यहाँ पे studio.h फाइल इसीलिए ऐड किया क्योंकि देखिए प्रिंटफ और स्कैनर का जो प्रोटोटाइप है, जो डिक्लेरेशन पार्ट है, वो कहाँ पे किस हेडर फाइल में मौजूद है, studio.h फाइल में। इसलिए हमने सबसे ऊपर studio.h फाइल को ऐड करना पड़ा, उसके डिक्लेरेशन पार्ट कर लिया, ठीक है। अभी हम और अच्छे से देखते हैं कि डिक्लेरेशन पार्ट, देखिए हम फंक्शन बोल रहे हैं, फंक्शन में तीन चीजें चल रही होती हैं साथ में, ठीक है। उसका डिक्लेरेशन पार्ट, डेफिनेशन पार्ट और कॉलिंग पार्ट, तीन अलग अलग चीजें होती हैं। मैं अभी आपको फंक्शन नहीं बता रहा, फंक्शन तो अलग कॉन्सेप्ट है, फंक्शन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं ना, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से देखेंगे, पूरा चैप्टर है इसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फंक्शन जो होते हैं, फंक्शन यूज करने के लिए तीन चीजें होती हैं मेन, जो फंक्शन में काम आती हैं। क्या क्या, पहला है आपका डिक्लेरेशन पार्ट, दूसरा आता है आपका डेफिनेशन, एंड थर्ड वन आता है आपका कॉलिंग पार्ट।
क्या, कॉलिंग पार्ट। ये 3 चीजें आपकी हर फंक्शन, हर चीज के लिए, मतलब फंक्शन के लिए, इनबिल्ट फंक्शन के लिए चल रही होती हैं। इनबिल्ट फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन सबकी के लिए चल रही होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी इनबिल्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं जो प्रिंटर और स्कैनर है, ठीक है। तो उसी को लेके हम समझते हैं डिक्लेरेशन पार्ट होता है जो आपका, जो हम डिक्लेयर करते हैं कि जैसे सपोज मान लेते हैं कि आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप अपने मम्मी पापा को बता के जा रहे हैं कि मैं इस काम से जा रहा हूँ, उन्हें डिक्लेयर करके उन्हें कुछ आइडिया देके जा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। उसी हिसाब से यहाँ पे है कि जब हमारे प्रोग्राम में कुछ भी चीजें मतलब कुछ भी चीजें हम क्या करते हैं, मतलब जो सी प्रोवाइड करवाती है वही बनाए, जैसे कीवर्ड्स हो गए, कीवर्ड्स तो हालांकि अलग चीज हो गया ना, जो फंक्शन की बात कर रहा हूँ सपोज, जैसे मैंने बोला सी आपके हजारों ऐसे मतलब हजारों की संख्या में इनबिल्ट फंक्शन आपको प्रोवाइड करवाती है आपके कन्वीनियंट के लिए। तो उन फंक्शन को हमें यूज करने के लिए हमें कंपाइलर को पहले बताना पड़ता है कि ये चीज हम यूज करने जा रहे हैं। तो उसी चीज को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन पार्ट। और उस डिक्लेरेशन पार्ट का पूरा प्रोसेस कहाँ सेव होता है आपका studio.h फाइल में, इसलिए हम क्या करते हैं इंक्लूड studio.h फाइल हम पहले लिख देते हैं ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि हम ये चीजें अब यूजर मतलब प्रोग्रामर ये चीजें अपने प्रोग्राम में यूज करने वाला है, ठीक है। उस हिसाब से वो उसे ट्रेड करेगा और एक्सटेंड करेगा कोड को। तो डिक्लेरेशन पार्ट कहाँ पे मौजूद होता है आपका हेडर फाइल में, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन है। अब प्रिंटर फंक्शन का भी तो एक्चुअल कोड कहीं ना कहीं होगा, ऐसा तो है ना कि केवल इतना ही लिखा हुआ होगा, इसका पूरा डिफिनीशन होगा ना, अच्छे से बनाया गया होगा, इसका पूरा प्रोसेस डिफाइन किया गया होगा, कैसे इनपुट लेगा, कैसे डाटा प्रिंट कराएगा, एक्चुअल डिफिनीशन। तो उसका डिफिनीशन अलग पार्ट में सेव होता है। और ये जो हम यहाँ पे सिंपल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ज्यादा से, इतना पार्ट देखिए, इसका नक्का इतना पार्ट देखिए, यहाँ पे हम जो यूज करेंगे ये क्या है, फंक्शन का कॉलिंग पार्ट है। क्या है, कॉलिंग पार्ट, केवल हम अपने फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसे, ना तो हमें डिफिनीशन से मतलब है कि डिफिनीशन उसका पूरा लिखना पड़ रहा है आपको, ना उसके डिक्लेरेशन पार्ट हालांकि आप यूज करते हैं, लेकिन हमें उससे कंसर्न नहीं है कि डिक्लेरेशन पार्ट एक्चुअल में कैसे किया गया है, क्या है ना। हमें क्या करना होता है, जहां पे डिक्लेरेशन पार्ट हमारा मौजूद होता है, जिस सेटर फाइल में क्या जाता है, सेटर फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं और क्या सिंपल अपने प्रोग्राम को लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम में एक एक चीजों को समझते हैं कैसे काम कर रहा है। जैसा कि ये मैंने बता दिया आपको कि ये क्या होता है आपका हेडर फाइल, इंक्लूड करो इस हेडर फाइल को, ऐसे समझो, मैं इरेज करके फिर से बताता हूँ आपको, समझ में आ जाए। ये लिखा है यहाँ, इस मतलब इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो, इंक्लूड करो studio.h फाइल को, है ना, इंक्लूड कर लिया, उसके भी जितने पड़ेगा मतलब उसके अंदर जितने भी बने बनाए फंक्शन थे उसे हम अब यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने केवल 2 लिखा है प्रिंटर का, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो studio.h फाइल में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। वो हम आगे आगे देखेंगे, जैसे जैसे हम अपने प्रोसेस को आगे मतलब अपने कोर्स को आगे आगे बढ़ते जाएंगे वो सारी चीजें हम अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए आज का जो क्लास होने वाला है, जो मतलब आपको बता दिया कि प्रिंटर पर स्कैनर पे होने वाला है, इसलिए हम ज्यादा मतलब और भी इसे नहीं खोलते हैं, हम धीरे धीरे खोलते जाएंगे, अच्छे से समझते जाएंगे। तो आज का मॉड्यूल क्या था हमारा, मतलब है कि प्रिंटर को स्कैनर को समझे, इसलिए मैंने इसी दो को बताना है जो आपका कहाँ पर प्लेस है studio.h फाइल में। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन हैं, ऑफ कोर्स हैं, लेकिन हम आगे देखेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटर फंक्शन आप समझ ही गए क्या करता है। प्रिंटर फंक्शन किसी भी डेटा को आउटपुट करने के लिए हम प्रिंटर फंक्शन यूज करते हैं, और स्कैनर फंक्शन हम किसी भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनर फंक्शन यूज करते हैं। अब इसमें आप अभी मैं बताने वाला थोड़ी देर बाद, सोर्स भी यूज होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों चीजें दोनों के लिए चल रही होती है, मैं भी बताऊंगा। पहले हम इस कोड को समझते हैं कि एक्चुअली में कर क्या रहा है और ये प्रिंटर और स्कैनर काम कैसे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वाइड लिखा हुआ है, ये मत भूलिएगा, यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वाइड
मैं आपको पहले बता दूं कि फंक्शन अगर है, कोई भी फंक्शन है, या बना बनाया हो या यूजर ने बनाया हो, हम और आपने बनाया हो, चाहे सी ने प्रोवाइड करवाया हो, तो हम उसे पहचाने कैसे कि ये फंक्शन है। चीजें तो बहुत सारी चीजें, जैसे कीवर्ड्स है, डेटा टाइप है ना, एरे है, स्ट्रिंग है, पॉइंटर, बहुत सारी चीजें हमारे सी लैंग्वेज में। तो हम पहचाने कैसे कि ये फंक्शन है। तो फंक्शन पहचानने के लिए क्या है कि देखिए यहाँ पे प्रिंटफ लिखा मैंने, किसी भी वर्ड, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि प्रिंटफ ही हो, क्योंकि ये इनबिल्ट फंक्शन है इसलिए मैंने प्रिंटफ लिख दिया। और उस वर्ड के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, आपका ये वाला सिंबल लगा होना चाहिए, ये वाला सिंबल। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन है। समझने के लिए है ना, समझने के लिए आप समझ जाए कि ये आपका एक तरीका का फंक्शन है। और फंक्शन में कई सारी चीजें होती हैं, कॉलिंग होता है, डेफिनेशन होता है, डिक्लेरेशन होता है, वो हम आगे देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो पहचानने के लिए मैं भी बता रहा हूँ कि आप ऐसे पहचानेंगे कि यहाँ पे ये फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अभी इरेज कर दूं, आइए। ठीक है, वाइड मेन, ये इतना मैंने लिखा, 3 चीजें लिखी हुई, 4, एक लाइन में 4 वर्ड्स और सिंबल मिला के 4 चीजें हैं। ठीक है, वाइड क्या काम करता है, वाइड मतलब होता है नथिंग, नल, जीरो, कुछ नहीं, मतलब नहीं, जीरो रिटर्न टाइप, इसे बोलते हैं रिटर्न टाइप। किसी भी फंक्शन से पहले कोई भी कीवर्ड लिखा हो ना, उसे हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर रिटर्न टाइप है तो फंक्शन के तुरंत पहले लिखा हुआ होगा। सपोज यहाँ पे देखिए, अब ये मेन फंक्शन है, आप कैसे पहचाने कि मेन के तुरंत बाद हमारा ये वाला सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें पता चलेगा ये मेन है, उसके तुरंत पहले क्या लिखा हुआ है, वाइड, यानी ये मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है, वाइड रिटर्न टाइप। वाइड रिटर्न टाइप यानी नथिंग, वाइड का मतलब होता है जीरो, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। रिटर्न का मतलब क्या हुआ, रिटर्न टाइप का मतलब थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा, अच्छे से नहीं बताऊंगा क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट है और अच्छे से पढ़ने वाला है, इतने में नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि हमारा मोटो आजकल पेंट है वो इसका नाम है। देखिए मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हमें पता है वेरिएबल का ना, हम लोग जानते हैं अच्छे से कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना या कंपाइल होना शुरू होता है तो मेन फंक्शन से ही होता है, इनिशियल पॉइंट मेन फंक्शन। अब क्या होगा कि जब आपका प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो प्रोग्राम अपने वापस भी हो जाएगा, अपने इनिशियल पॉइंट पे वापस जाएगा, अपने इनिशियल पॉइंट पे जहां से चला था वो। इस तरह से पूरा प्रोसेस वो रन किया, रन होने के बाद में वो वापस भी जाना चाहेगा अपने जहां से चला था। ऐसे कि प्रोसेस रन होना यहां से शुरू हुआ, ठीक है ना, वो वापस भी जा रहा है जहां से चला था। अब हम उसने यहाँ पे एंड पॉइंट था, क्या था, एंड पॉइंट था, यहाँ पे प्रोग्राम एंड हुआ। अब वो मेन फंक्शन यानी जहां से चला था वहां पे वापस जा रहा है। अब वहां पे वापस जा रहा है तो उस वापस होने के प्रोसेस में हम कोई वैल्यू भेज रहे हैं या कुछ नहीं भेज रहे हैं, उसे भी कुछ वैल्यू वापस करके लेके जा रहा है कि नहीं लेके जा रहा है, उसे हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप ये केवल मेन फंक्शन के साथ नहीं, सभी फंक्शन के साथ आप कर सकते हैं और जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, हम आगे आगे देखेंगे अच्छे से। तो मैं अभी आपको छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ रिटर्न टाइप का कि आप समझ जाएं कि रिटर्न टाइप एक्चुअली में होता क्या है ना। कि जब आपका इनिशियल पॉइंट यहाँ से था, प्रोग्राम रन हुआ पूरा अच्छे से लाइन बाय लाइन, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, यहाँ खत्म हो गया, एंड हो गया आपका प्रोग्राम। अब ये जहां से चला था वहां पे वापस जा रहा है। तो हमने कुछ ऐसे तरीके से अपना प्रोग्राम लिखा है कि वापस होने के प्रोसेस में भी क्या हो रहा है, हम कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं कि वापस वो लेके जाए, है ना, इस तरह से। तो उसे हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। अब यहाँ पे देखिए वाइड है, वाइड मतलब नथिंग, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वाइड मतलब नल, जीरो, कुछ नहीं। मेन फंक्शन चला, ये हमने बताया कि ये फंक्शन है। और यहाँ पे मैंने और भी सारी चीजें लिखी हुई, मैं पहले इरेज कर देता हूँ, वो आपको रिटर्न टाइप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आइडिया लगा होगा। मैं ये नहीं बोलता कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिटर्न टाइप और अभी अच्छे से करने वाले हैं। मैंने एक छोटा सा बताया कि फंक्शन जब रिटर्न होता है, जब वापस जाता है अपने इनिशियल पॉइंट पे, तो उसके साथ भी जो जिस टाइप का हम वैल्यू भेज रहे होते हैं वापस भी कर रहे होते हैं। जैसे सपोज
आप कहीं गए, आपके दोस्त छोड़ने गया, तो उधर से भी किसी चीज को लेके आ रहा है, तो क्या हुआ, वो रिटर्न टाइप हुआ। किसी भी चीज को, लाइक किसी इंसान को लेके आ रहा है या फिर कोई सामान लेके आ रहा है, तो क्या हुआ, वो अलग अलग तरह के टाइप के हो गए, तो वो क्या हुआ, रिटर्न टाइप। कि हम, मेरा दोस्त मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गया और उधर से भी कुछ लगेज वगैरह लेके आ रहा है या कुछ लेके आ रहा है, तो उसे बोलते हैं रिटर्न टाइप। ठीक है, सही है। मेन फंक्शन चला, उसका पूरा एग्जीक्यूशन पार्ट खत्म हो गया, वो वापस जा रहा है, वो इनिशियल पॉइंट पे जहां से चला था और उसके साथ में कुछ वैल्यू भेज दी, उसे बोलता है रिटर्न टाइप। ठीक है, आई होप आपको रिटर्न टाइप का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, अपने प्रिंटफ और स्कैन फंक्शन पे आते हैं, उसे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे ये आपका देखिए, यहाँ पे मेन फंक्शन के तुरंत बाद मैंने ये कर्ली ब्रेस लगाया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, कर्ली ब्रेस यहाँ पे लगाया, यहाँ पे बंद किया, आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे लगाया और यहाँ पे खत्म किया। इसके बीच का जो कोड लिखा हुआ है, इसे हम बोल सकते हैं बॉडी आपका कोड, जो एक्चुअल कोड होता है आपका इसी के बीच में होता है, मेन फंक्शन और मेन फंक्शन के एंड वाले लास्ट। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक ना, एक ब्लॉक हमने डिसाइड कर दिया, उस बीच में हमें लिखना है, इन दोनों के बीच में कर्ली ब्रेस। एक बात याद रखें हमेशा कि कर्ली ब्रेस, ये डबल इनवर्टेड कॉमा और भी सारी चीजें हैं जो आपकी हमेशा किसमें चल रहे होते हैं, पेयर में चल रहे होते हैं, पेयर में, हमेशा पेयर में चलेंगे। पेयर में मतलब यहाँ स्टार्ट हो तो उसे बंद भी करना जरूरी है। ठीक है, तो हमेशा साथ साथ दो चीजें चल रही है, स्टार्टिंग ओपनिंग पॉइंट तो एंडिंग पॉइंट, ओपनिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, ओपनिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इस तरह से चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया, यहाँ पे बंद किया, इसके बीच में जितना भी कोड लिखा हुआ है उसे आप बोलते हैं बॉडी का कोड, यानी एक्चुअल कोड आपका यही पे है, इसी के बीच में। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, कोड ऑफ ब्लॉक, एक कोड का ब्लॉक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्लॉक है आपका, जो कोड लिखा हुआ है जिसके बीच में यहाँ पे चलो, तो ये हो गया आपका ब्लॉक। अब इसी बीच में हमने क्या लिखना है, अपना एक्चुअल कोड लिखना है। तो अभी इस ब्लॉक के अंदर, यानी बॉडी यही है आपकी, जो कोड का यहाँ से लेके आपका जो प्रोग्राम है ना, ये आपका क्या है, एक्चुअल प्रोग्राम है, एक्चुअल कोड ही है ना, एक्चुअल एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है जो आपका यहीं से है। अब इंट आई मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना दिया, जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर से कुछ इनपुट लेंगे कि कहीं ना कहीं हम क्या करें, उसे स्टोर करा पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटीजर आई वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे देखिए प्रिंटफ का क्या मतलब हो कि यहाँ पे देखिए मैंने कोटेशन डाला हुआ, डबल इनवर्टेड कॉमा लिख दिया है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा आई होप। या फिर यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा लगा हूं, यहाँ पे बंद कर दिया, ये दोनों चीजें पेयर में चल रही हैं आपकी, खुला है तो बंद भी हो, ओपन हुआ तो क्लोज भी हो। ठीक है, अभी प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट में जो प्रिंटफ वाला फंक्शन है उसमें हमने क्या किया कि ओपन किया, बंद किया, उसके दोनों के बीच में जो भी स्टेटमेंट डालते हैं वो होता है आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, और एज इट इज वो किस पे प्रिंट हो जाता है, आउटपुट आ जाता है, एज इट इज आपका कंसोल पे प्रिंट हो जाता है सेम, जितना हम उस ब्रैकेट के अंदर उस डबल इनवर्टेड कॉमा के बीच में लिखेंगे वो एज इट इज आपका प्रिंट हो जाना है। ठीक है, जैसे अब एज इट इज प्रिंट होने का मतलब क्या है, अगर इसका आउटपुट देखें, हम लोग आउटपुट देखें, मैं इसे इरेज कर दूंगा, इस वाले टॉपिक में किया था लास्ट में, इसे खत्म करने के बाद। ठीक है, आउटपुट अगर इसका देखें इस वाले प्रोग्राम का, तो यहाँ पे लिख के आएगा प्लीज एंटर अ नंबर। ठीक है, इतना लिख के आएगा। देखिए जो स्टेटमेंट मैंने इस डबल इनवर्टेड कॉमा के बीच में लिखा था एज इट इज प्रिंट हो गया आपके सामने आने वाला है, इसे बोलते हैं स्ट्रिंग स्पेसिफायर या फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट, है ना, इस तरह से बोलते हैं। स्ट्रिंग तो हम बोला मैंने इसे, देखें
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अभी तो हमारा इनिशियल पॉइंट हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अब आगे भी जो भी प्रोग्राम एक्सटेंड करेंगे, सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सटेंड करेंगे अपने नॉलेज में, वहां पे भी देखेंगे स्ट्रिंग और कैरेक्टर दो चीजें होती हैं जो आपको ये हमेशा देखने को मिल जाएंगी, और है ना, आप हमेशा प्रोग्राम में यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर केवल एक लेटर लिखा हो, एक लेटर, सपोज एक लेटर लिखा हो, उसे बोलते हैं कैरेक्टर, है ना, जिसे हम डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप हम सिंपल 4 नाम से डिक्लेयर करते हैं। सपोज अब इसी का सीक्वेंस मैंने बना दिया, कई सारे लेटर्स का सीक्वेंस बना दिया, है ना, एक लिखा हो तो कैरेक्टर, और सीक्वेंस में लिखा हो ये PPLE, अब ये सीक्वेंस हो गया कई सारे लेटर्स, तो हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, ये होता है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस लिखा हुआ है लेटर्स का, तो इसलिए मैंने क्या कहा, स्ट्रिंग स्पेसिफायर दिया, ठीक है। अब इसमें आई होप आपको प्रिंटफ का समझ में आया होगा, लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी है आपको, क्योंकि हमें कंपाइलर को भी बताना पड़ता है कि यहाँ से हमारी लाइन खत्म हो रही है, यहाँ से हम खत्म कर रहे हैं लाइन, ठीक है। आई होप आपको इतना प्रिंटफ का समझ में आया होगा। प्रिंटफ, अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन स्कैनर को देखते हैं, स्कैनर का काम क्या है। हम फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट, ताकि आप नोट्स भी बना रहे होंगे ना, तो आप इस तरह से, ये था, और यहाँ पे हमारा क्या था, इसका ना पार्ट, इसका ना वाला फंक्शन परसेंटेज डी और एड्रेस ऑफ आई। देखिए एड्रेस ऑफ आई है, यहाँ पे परसेंटेज डी है, ये सारी चीजें क्या हैं, इस काइंड ऑफ फंक्शन में यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो इंट आई, इंटीजर टाइप का हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया है ना, तो वहां पे हमने क्या किया कि प्लीज इन, यहाँ पे जब आउटपुट देखेंगे आप, प्लीज इंटर अ नंबर, सपोज इंटर किया, हमने नंबर पूछा तो क्या करेगा, कोई डिजिट है तो बोलेगा, प्रेस करेगा, दबाएगा यूजर, सपोज उसने क्या किया 4 इंटर किया 4। अब देखिए हर चीज को आप रियल लाइफ में भी ले सकते हैं कि हर चीज को रखने के लिए कुछ ना कुछ प्लेस होना चाहिए, आपके पास कुछ स्पेस होना चाहिए जहां पे आप किसी भी चीज को रख सकें, ठीक है। सपोज मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर को रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेस मेरे को देना ही पड़ेगा, ये हवा में नहीं रुक सकता, ठीक है। सपोज आपके पास पेन है, कुछ भी है, बुक है, नोटबुक है, तो आपको उस बुक या नोटबुक का रखने के लिए कुछ स्पेस होना चाहिए, हो सकता है आपके पास हो नहीं सकता, आपके पास बैग हो या फिर टेबल हो, कहीं ना कहीं तो रखते ही हैं। सेम ही है, जब यूजर 4 नंबर का डेटा यानी कुछ डिजिट प्रेस करेगा, कुछ भी डिजिट हो सकता है, उसे प्रेस किया तो उस वाले डेटा को हमने कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना कहीं होल्ड करके रखना पड़ेगा, ताकि हम यूज कर सकें अपने आगे वाले प्रोसेस में, है ना। उसे ऐसे हवा में तो पूरे मेमोरी में टहलने के लिए छोड़ने देंगे, क्योंकि मेमोरी आपका समंदर है, समंदर में गायब होगा तो मिलेगा ही नहीं तो उसका हमने डोर पकड़ के रखना है, रस्सी पकड़ के रखना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 4 इंटर दिया, और 4 कहाँ पे स्टोर करना है हमें करा दिया हमने आई नाम के वेरिएबल में, जो कि था इंटीजर टाइप का। कैसे करा है, यहाँ पे देखिए परसेंटेज डी, इसे बोलते हैं परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, ऐसे होते हैं, ये सारी चीजें होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब इसका काम क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर को कि कंपाइलर को हम बता देते हैं कि किस टाइप का हम डेटा यूज करने जा रहे हैं, किस तरह का डेटा हम इनपुट लेने जा रहे हैं यूजर से, किस टाइप का डेटा हम प्रिंट कराने जा रहे हैं अपने कंसोल विंडो पे। पहले कंपाइलर को बताना पड़ता है, ठीक है, कंपाइलर को बता देते हैं कि इस तरह का डेटा हम
प्रिंट कराने जा रहे हैं या यूजर से इस तरह का डेटा, हम इस टाइप का डेटा इनपुट कराने जा रहे हैं। क्योंकि डेटा हमारे कई तरह के होते हैं, इंटीजर टाइप का होता है, फ्लोट टाइप का होता है, कैरेक्टर टाइप का होता है। किस तरह का डेटा इस तरह से अगर आप नहीं डिसाइड करेंगे ना, कंपाइलर को नहीं बताएंगे, तो आपको एरर देगा, उसे कुछ समझ में नहीं आने वाला कि किस तरह का डेटा आप यूजर से इनपुट लेने जा रहे हैं या आप किस तरह का डेटा प्रिंट कराने जा रहे हैं। तो आप कंपाइलर को पहले बताएंगे कि आप किस तरह का डेटा क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं यूजर से। कंपाइलर को हम पहले बता देते हैं, ठीक है, ताकि कंपाइलर पहले समझ जाए कि किस तरह का डेटा आप रिसीव किए हैं और किस तरह का डेटा आप प्रिंट कराने वाले हैं। इतना होने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लें। परसेंटेज डी होता है जो आपके, हम बोलते क्या है इसे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। और भी आगे से अच्छे से पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। परसेंटेज डी होता है जो आपका इंटीजर टाइप के लिए होता है। परसेंटेज सी जो होगा आपका कैरेक्टर टाइप के लिए, डेटा टाइप के लिए। और परसेंटेज एफ जो होगा आपका वो फ्लोट डेटा टाइप के लिए होगा। ये तीन है, मैंने अभी 3 बताया, सॉरी है तो बहुत सारे हैं, 3 बताया क्योंकि आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी 3 है, और भी सारे जैसे जैसे अपने कोर्स को आगे जाते पढ़ते जाएंगे, हम सारी चीजें डिस्कस करते जाएंगे। अभी के लिए इतना जरूरी था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। जब और अच्छे से आप मजबूत हो जाएंगे, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा सी लैंग्वेज को लेकर, तो आपको खुद से समझ में आने लग जाएंगी चीजें और भी अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए परसेंटेज डी, यानी अब हमने कंपाइलर जब ये वाली स्टेटमेंट पढ़कर इतना वाला, तो उसे समझ में आ जाएगा कि परसेंटेज डी लगा हुआ है, यानी कुछ इंटीजर टाइप का डेटा आने वाला है मेरे पास। परसेंटेज डी लगा हुआ, ने कंपाइलर समझ गए कुछ इंटीजर टाइप का डेटा हमारे पास आने वाला है। और यहाँ पे उस वाले जो डेटा आने वाला है वो हमने कहाँ स्टोर करा दिया, आई में, आई के एड्रेस पे स्टोर करा दिया, ठीक है। ऐसा हो गया, समझ में आया कैसे काम कर रहा है। परसेंटेज डी कंपाइलर को समझ में आ गया कि किस तरह का डेटा इनपुट कराने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आई देखिए, यहाँ पे आई किस टाइप का हमने डिक्लेयर किया था, इंटीजर टाइप का आई हमारा था। इंटीजर टाइप का क्या था, आई हमारा था। इस तरह से हम क्या करेंगे, यूजर आएगा और इंटीजर टाइप का कोई डेटा इनपुट कराएगा। अब आप पूछेंगे कि सर सपोज उसने इंटीजर टाइप का डेटा नहीं इनपुट किया, किसी और टाइप का डेटा लाइक डेसिमल में इनपुट करा दिया, या फिर कोई एबीसी से कोई प्रेस कर दिया ना, ए टू जेड से कैरेक्टर से, तो वहां पे उसे क्या मिल जाएगा, वार्निंग देन एरर। क्या मिलेगा आपके प्रोग्रामर को, वार्निंग देन एरर। कंपाइलर गुजरने ही नहीं देगा क्योंकि वहां पे उसे इस वाले स्टेटमेंट में क्या मिल रहा है, इंटीजर टाइप का। इसलिए उसे केवल क्या चाहिए, इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट करा सकते हैं, आप दूसरे टाइप का डेटा इंटर नहीं करा सकते हैं ना। इसे बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। हम पहले ही कंपाइलर को बता देते हैं कि किस तरह का डेटा हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, और भी हम अच्छे से देखेंगे। और भी सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर में, बहुत सारी चीजें और कई तरह के होते हैं, है ना, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सॉरी। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे 4 इंटर किया यूजर ने, और वो कहाँ इनपुट स्टोर हो गया, आई में। फिर देन हमने क्या किया, प्रिंट ऑफ योर नंबर इज सेम। आपको पता है कि यहाँ पे जो कोटेशन लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा का, उसके बीच में जितनी भी चीजें लिखी होती हैं क्या होता है आपका स्ट्रिंग स्पेसिफायर, है ना। तो एडजेक्टिव को प्रिंट होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, ये आप लिखना चाहते हो लिख लें, मैं आपको सपोज आउटपुट में क्या ये लाइन चला, तो ये लाइन क्या है, प्रिंट ऑफ प्लीज एंटर अ नंबर। यूजर आया और 4 इनपुट किया, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट जब ये लाइन चला 4 इनपुट हो गया, आई में स्टोर हो गया। अब उस आई को हमने प्रिंट कराना है ना, उस आई में प्रिंट कराना है आई को। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन चलाएंगे, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, और इस वाले लाइन को लेके आउटपुट क्या आएगा, योर नंबर इज 4, ठीक है। ये इतना लिख के आएगा आपका आउटपुट, ये इस प्रोग्राम का आउटपुट है।
नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर ले, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। उसके बाद हम फर्दर और भी इसमें समझते हैं चीजें कैसे काम करेंगे, और भी सारी चीजें हैं। आई होप आपने ले लिया होगा, हम ले लें ऐसे ही रेस कर देंगे। आई होप आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पता चल गया कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। हम कंपाइलर को पहले बता देते हैं कि हम किस तरह का डेटा यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। सेम है प्रिंटफ परसेंटेज डी, यहाँ पे मैंने प्रिंटफ वाले स्टेटमेंट में भी परसेंटेज डी लिखा, यहाँ पे भी मैं स्टेटमेंट अपने कंपाइलर को बता रहा हूँ कि किस तरह का डेटा हम आउटपुट कराने जा रहे हैं। आई किस तरह का डेटा है, आप यहाँ पे देखिए इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का डेटा है। आई परसेंटेज डी लिखते हैं हमने आई इंटीजर टाइप के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटीजर टाइप के लिए परसेंटेज डी है। कैरेक्टर टाइप का कोई डेटा आएगा उसके लिए सी है, फ्लोट टाइप का कोई डेटा आएगा तो उसके लिए एफ है, और भी सारी चीजें हैं उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या था, आई हमारा किस तरह का था, इंटीजर टाइप का था, इसलिए हमने अपने इस वाले स्टेटमेंट में, यानी इतने वाले स्टेटमेंट में हमने क्या बताया अपने कंपाइलर को कि हम क्या करने जा रहे हैं, इंटीजर टाइप का कोई डेटा प्रिंट कराने जा रहे हैं। तो कंपाइलर समझ गया कि कोई इंटीजर टाइप का हमारे पास डेटा आएगा उसे हमने प्रिंट करा देना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे हमने अपना ब्लॉक बंद कर दिया, अपना प्रोसेस बंद कर दिया। इतना आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रिंटफ और इसका प्रिंटफ फंक्शन क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है, बने बनाए फंक्शन है। प्रिंटफ आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं, किसी भी डेटा को आउटपुट कराना हो तो हम यूज करते हैं। स्कैनर हम कोई डेटा रिट्रीव करना चाहे तो हम यूज करते हैं। इस तरह से आपका प्रिंटफ और स्कैनर काम कर रहा होता है। देखिए अब यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे थोड़ा जर्नल, इस टॉपिक से हटके, क्योंकि आपको तो ये समझ में आ गया। हम थोड़ा जर्नल बात कर लेते हैं कि और भी क्या चीजें हैं इसमें। तो मैं पहले अरेंज करता हूँ फिर समझाता हूँ उसे, ठीक है। समझ में आ गई ये सारी चीज, अरेंज करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे सी लैंग्वेज में बने बनाए फंक्शन है, जो इनबिल्ट फंक्शन है, उसमें 3 लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 फेज या लेयर बोल सकते हैं, 3 लेयर्स होते हैं जिस तरह से हमारा वो काम कर रहा होता है ना। तो हम उस लेयर को समझते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। पहले लेयर में मैंने आपको बता दिया, किसी भी फंक्शन को ले लो आप, सपोज मैं मान लेता हूँ प्रिंटफ और स्कैनर को ही लेते हैं। अभी हमारा वही चल रहा है तो इसी को लेते हैं, प्रिंटफ और स्कैनर, यही चल रहा है। अब ये 3 लेयर क्या है, कैसे काम कर रहे हैं मैं बताते रहो। देखिए फर्स्ट लेयर पे तो आपका क्या है, डिफिनीशन पार्ट। सेकेंड लेयर पे डिक्लेरेशन पार्ट। उसके बाद में थर्ड लेयर में इसका आता है आपका कोडिंग वाला पार्ट। 3 लेयर होती हैं इसमें, डिक्लेरेशन पार्ट, डिफिनीशन पार्ट एंड कॉलिंग पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट कहाँ पे, इस प्रिंटफ और स्कैनर फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट कहाँ पे है, हेडर फाइल में। हेडर फाइल में, किस वाले हेडर फाइल में, studio.h5। डिफिनीशन पार्ट इसका कहाँ है, जो एक्चुअल में कोड लिखा होगा। डिक्लेरेशन और डिफिनीशन दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं। एक्चुअल कोड को हम डिफिनीशन बोलते हैं, जो पूरी तरीके से डिफाइन किया गया हो। उसका प्रोटोटाइप यानी डिक्लेरेशन पार्ट हम बता देते हैं, उसका एक ऐसा बोल सकते हैं इंटरफेस बता देते हैं कि इस तरह से है। वो चीज हमारा कहाँ मौजूद होता है, हेडर फाइल में, जिसे हम डिक्लेरेशन पार्ट बोलते हैं। और हेडर फाइल को हम यूज करके हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को, अपने इनबिल्ट फंक्शन को यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। डिफिनीशन पार्ट का मतलब .lib फाइल में सेव होता है। और ये 2 होते हैं, ये तो हमने क्या किया, लिख दिया। हेडर फाइल में कैसे यूज करते हैं, हैश इंक्लूड studio.h। सपोज हमने प्रिंटफ और स्कैनर को यूज करना था तो हमने क्या कर दिया, उसका डिक्लेरेशन पार्ट में studio.h नाम का फाइल में है, उसे हमने क्या करते हैं, इंक्लूड करके हो गया सिंपल डिक्लेरेशन पार्ट। ये इंटरनली डिफरेंस ले रहा होता है किससे, आपका
जो हमें दिखाई नहीं देता, किसी को भी नहीं दिखाई देता। इंटरनली मैकेनिज्म हो रहा होता है इसका क्या, ये रेफरेंस ले रहा होता है डेफिनेशन वाले पार्ट से, यानी .lib वाले फाइल से। ये हमें यहाँ पे कॉलिंग पार्ट का मतलब है, यहाँ पे हम सिंपल अपने फंक्शन को कॉल कराते हैं प्रिंटफ से। अब मैं थोड़ा सा और भी अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेज क्या है, .lib फाइल, उसके बाद में आपका हेडर फाइल, उसके बाद में आपका कॉलिंग पार्ट में यूज करते हैं फंक्शन को यूज करने के लिए। हम फंक्शन को यूज करने जाते हैं तो हमें उसका हेडर फाइल बताना पड़ता है, कंपाइलर को हेडर फाइल, जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करने जाते हैं तो हम studio.h फाइल लगाते हैं ऐसे। और ये .lib फाइल आपका अलग से होता है, ये सेकंड स्टेज हो गया, ये थर्ड स्टेज हो गया आपका। इस तरह से आपका चल रहा होता है। lib फाइल आपको खोल के तो नहीं दे सकते क्योंकि आपका कंपाइलर कुछ है, मतलब कंपाइलर नहीं, लेकिन आपके कंपाइलर में कुछ दिक्कत हो सकती है अगर आप इसे खोलने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं बता दूं कि कहाँ पे है, मौजूद होता है जब आप सी ड्राइव ओपन करेंगे, जब टर्बो में जाएंगे तो वहाँ पे आपका इंक्लूड करके फाइल एक फोल्डर बना होगा, एक .lib करके फोल्डर बना होगा। इंक्लूड फोल्डर में आपका हेडर फाइल सारे मिल जाएंगे और .lib फाइल में आपका क्या मिल जाएगा, आपका डेफिनेशन वाला पार्ट मिल जाएगा सारे फंक्शन का। ठीक है, तो इस तरह से आपका तीन चीजें चल रही होती हैं, लाइन पार्ट, हेडर फाइल, देन कॉलिंग पार्ट। जितने भी हेडर फाइल मौजूद हैं आपके, हेडर फाइल से studio.h, conio.h, वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, हेडर फाइल में है। तो ये सारी चीजें आपके तीन लेयर में चल रहे होते हैं किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए। अब ये प्रोसेस आपका केवल इनबिल्ट फंक्शन के लागू नहीं होता, ये आपके यूजर डिफाइन, यानी हम लोग भी बनाएंगे तो ये तीन चीजें चल रहे होते हैं, लेकिन जब हम बनाते तो हमें तीनों लेयर्स दिखाई देते हैं सामने कि ये रहा हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट, ये हमारा डिक्लेरेशन, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं उसे। लेकिन जब हम प्रीडिफाइंड फंक्शन करते हैं तो ये .lib फाइल में हम उसका डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन सेव कर देते हैं, उसका इंटरफेस हम हेडर फाइल में डाल देते हैं डिक्लेरेशन पार्ट, और डिक्लेरेशन पार्ट को हम यूज करके हम अपने कॉलिंग वाले अपने फंक्शन को यूज करना शुरू कर देते हैं। तो आई होप आपको आज के लेक्चर में कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ सीखा होगा। और सपोज कुछ आपको डाउट हो, कुछ ना समझ में आओ तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लें, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, है ना। बस आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।